नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा एक्सप्लेनर्स। और मेरे साथ हैं विश्वजीत, जो हमारे साथी हैं। और हम लोग आज बात करेंगे जो एसआईआर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो पूरा बिहार और बंगाल में हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके ऊपर एक एक्सप्लेनर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विश्वजीत, उसकी क्या हाइलाइट्स है और वो क्या एक जो आपने वो बनाया है वीडियो, हम देख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर। As one of the litigants, I have reasons to be disappointed, but I am shocked. Not shocked only because I was litigant and the judgment did not go in my favor. That can happen. Not shocked because I had expected a very different judgment. For the last few months, the very strange course that this particular case had taken, made it absolutely clear which way things were going. गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। तो ये जो है कि वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुनेगी, वो तय करेगी कौन वोटर है और कौन वोटर नहीं है। हम जानते हैं कि बंगाल में लगभग हर 10वां वोटर जो है मतदाता सूची से हटा दिया गया, और अब जो है उसको ये पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ठीक है, ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। पराकला प्रभाकर जो नीति पॉलिसी पे काफ़ी कुछ कहते हैं, और पहले वो सरकार में रह चुके हैं, तो उनका फ्रंट लाइन में लगातार 2 आर्टिकल आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह की चुनाव आयोग की गड़बड़ियाँ रही हैं इस पूरे चुनाव में। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा एसआईआर है वो दरअसल एक तरह का इलेक्टोरल जेनोसाइड है, जो इलेक्टोरल नरसंहार की संज्ञा उन्होंने दी है उसको। तो जी, जी। इतनी तभी और क्या इसका अगर हम बताना चाहें उन लोगों को जिसके जो जो जिनका ध्यान उस पर ना गया हो इस घटना पर, तो वो क्या-क्या उनको किन-किन बातों पर उनको ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया निधीश जी। मुझे लगता है कि इस मामले को सिर्फ़ और सिर्फ़ वोटर लिस्ट की अपडेट करने की बात से नहीं देखना चाहिए। असली विवाद इस बात को लेकर है कि क्या चुनाव आयोग वोट देने के अधिकार को नागरिकता के संदेह के आधार पर सीमित कर सकता है। आप उस पूरे मामले के कालक्रम को देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जब हुआ था, उससे पहले एसआईआर करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और इसमें उन लोगों से दस्तावेज मांगे गए थे जिनके नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं थे, और कई लोगों को अपने माता-पिता की नागरिकता से जुड़े कागज़ भी देने पड़े थे। बाद में यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी शुरू हुई। और अब उस डेटा को देखें, कितना बड़ा ये डेटा है, तब ये समझ में आता है कि बिहार एसआईआर के बाद लगभग 47 लाख लोगों का जो है मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का ज़िक्र आप कर रहे थे, और पश्चिम बंगाल में लगभग 27 लाख लोग मतदान नहीं कर पाए। आप और भी 12 राज्यों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो लगभग 5 करोड़ के आसपास नाम अब तक हट चुके हैं। और ऐसा अनुमान है कि आगे चलकर राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर तकरीबन 10 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है।
अब बिहार का हम ज़िक्र कर रहे थे, तो आप वहाँ गौर करेंगे तो तकरीबन 6% मतदाता घट गए, क्योंकि उनका नाम हटा दिया गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के परिदृश्य को देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की जाँच करने का अधिकार है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए यह प्रक्रिया वैध है। लेकिन कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं दे सकता। अगर किसी की नागरिकता पर संदेह है, तो मामला केंद्र सरकार की सक्षम प्राधिकरण के पास जाएगा। लेकिन विपक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञों को अगर देखें, सुने उनको, तो उनका कहना है कि व्यवहार में असर पहले ही पड़ जाता है, क्योंकि एक बार आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया, तो आप वोट नहीं दे पाएँगे। और कई जगहों पर राशन कार्ड, कल्याणकारी योजनाओं का ज़िक्र हम लोग करते हैं, तो उससे भी लोगों को वंचित कर दिया गया। और इसका ताज़ा-ताज़ा उदाहरण आप बिहार और बंगाल को देख सकते हैं। बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कह दिया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, उनको सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिलेंगे। और यही बात बिहार सरकार ने भी सम्राट चौधरी ने भी कही है। तो यही वजह है कि विपक्ष इसको बैकडोर एनआरसी की तरह देख रहा है, जबकि बीजेपी और चुनाव आयोग का कहना है कि ये फर्जी वोटर, डुप्लीकेट एंट्री और अवैध नाम को हटाने की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ तकनीकी चुनावी प्रक्रिया नहीं रह गई है, अब यह इस बहस पर आ गई है कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार ज्यादा अहम है या पहले नागरिकता साबित करना। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल यह है आपसे कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, तो क्या उससे पहले उसका वोट का अधिकार छीना जा सकता है? और अगर करोड़ों लोग पहले वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और बाद में वर्षों तक अपनी नागरिकता साबित करते रहेंगे, तो क्या यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ नहीं होगा? मोटे तौर पे यही है कि अब आपको साबित करना है। जैसे कि पहले ये था कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इस देश के नागरिक थे और इसलिए आप मतदाता थे। अब ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा, जैसे कि ये कई चीज़ों में होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, अपराध के मामले में भी, कि अब आप गुनहगार हैं जब तक आप खुद को साबित ना कर लें कि आप निर्दोष हैं। तो ये पहले ये होता था कि जो भी जब तक आप गिल्टी साबित नहीं किए गए तब तक आप निर्दोष माना जाएगा। ये इंसाफ का एक बुनियादी वो है। पर अब ये पलट दिया गया कि आपको साबित करना है कि आप निर्दोष हैं। आपको साबित करना है कि आप वोटर हैं और उसके लिए आप अच्छा, उसमें ये भी है कि आप बहुत सारे कागज़ जो आपको जिससे मैं बैंक में खाता खुलवा सकता हूँ, और आधार है, जिसके ज़रिए मतलब मेरी पहचान साबित होती है। वो आपका ही सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम था और वो उसको भी आप मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। सरकार का एक हिस्सा सरकार के दूसरे हिस्सों के जो पहचान के जो कागज़ हैं उसको मानने से इनकार कर रहा है। ये कहते हुए कि ये सब संदिग्ध है। कि मैं मतलब अब ये बात और उसकी सज़ा कौन कौन भुगत रहा है? तो वो जो विभाग, अगर उसने गड़बड़ी की तो वो नहीं भुगत रहा है। अगर गलत आधार कार्ड आपने जारी करवाया है, कहीं से किसी को मिला, तो वो नहीं उसके वो भुगत रहा है। जी, वो जी। नागरिक या मतदाता उसकी कीमत चुका रहा है। और इस पूरे निकम्मेपन में, जो कि दो सरकार के दो हिस्सों के बीच का निकम्मापन, या इसको बोलते हैं कि समन्वय की कमी, या सिर्फ बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं उसको, कि उसके बीच में ये जो चीज़ हो रही है उसको हम मान के चल रहे हैं कि ये इसको हम मानेंगे भी नहीं। तो ज़ाहिर तौर पे जिस देश में बहुत सारी अशिक्षा है, निरक्षर लोग ज़्यादा हैं, साक्षरता कम है, जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग जो है माइग्रेंट लेबर है जो बहुत अलग-अलग जगहों पे रहता है, तो उसके पास, हर किसी के पास अब हर कोई अपने कागज़ लेके उस तरह से नहीं चल रहा होता। और जिस तरह से इन्होंने ये पूरा बनाया, तो इन्होंने ये मुश्किल कर दिया, मेरे ख्याल से लोगों के लिए मुश्किल किया, बजाय समाधान की तरफ ले जाने के, वो समस्या बढ़ाने का काम किया उन्होंने लोगों के लिए। और इसलिए लोगों की क्या बोलते हैं, उनके उनके नंबर ज़्यादा कटे, और उन लोगों के ज़्यादा कटे जो खास तौर पर जो गरीब थे, जो लोग हाशिए पर थे, जो लोग साक्षरता के उस पे आर्थिक तौर पे कमज़ोर थे, जो लोग माइग्रेंट जो पलायन वाले जो मज़दूर थे, वो उनके उनके हिसाब से। तो आपने, जो कि किसी भी लोकतंत्र की पहचान होती है कि हर आदमी का वोट ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उस व्यक्ति का जो आखिरी मील का आखिरी जो लास्ट माइल है, आपने वो काफ़ी मुश्किल कर दिया लोगों के लिए, जो कि साफ-साफ इसमें दिखलाई पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो एक तरह से कागज़ी उसमें फँस गया। उसकी जो बुनियादी जो सवाल था कि इस देश के नागरिक का मताधिकार सुनिश्चित करना उसका बुनियादी अधिकार है,
अ, तो वो उसको ही लेकर आप रेडमड हो गए। और दूसरी बात कि अब ये कैसे होगा कि वो सवाल नागरिकता का सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बंगाल में जो सरकार बनी वो आते ही वो बात कर रही है कि घुसपैठिए हैं, उनको हम भगाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा असम में कह रहे हैं कि हम लोगों को बाहर भगाएंगे। उसका डेटा कहाँ है, उसका उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी पारदर्शिता क्या है? और ऐसा कैसे कि 12 साल से आप केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बन के, और अभी तक आप रोक ही नहीं पा रहे हैं। पहलगाम तो आप 5 लोगों को तो रोक नहीं पाए देश में यहाँ पे घुस के सैलानियों को मारने से। और आप पूरे बंगाल, बिहार में बता रहे हैं, और हर जगह ये इनका यही होता है, घुसपैठिए आ रहे हैं। तो घुसपैठिए आ रहे हैं तो उसको रोकने का काम किसका था? दूसरा, डेटा डेटा को देख लेते हैं सर, संख्या बिल्कुल। कहाँ है? उनकी संख्या कहाँ है? कहाँ है वो पकड़े गए? आपने तस्दीक कहाँ की? तो हुँ। वो इन सारे सवालों से का जवाब देने के बजाय आप सिर्फ़ एक चुनावी तौर पे ऐसी डंडी मार रहे हैं, जिसके बारे में सबको पता है कि इसका फ़ायदा सिर्फ़ एक ही पार्टी को हो रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी। हम उसके डेटा को भी अगर देखते हैं, अब ये पूरे सिस्टम एसआईआर का सिस्टम जो है, चाहे वो चुनाव आयोग कहे या भारतीय जनता पार्टी कहे, उनका सीधा कहना है कि डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के बिहार चुनाव के दौरान के उस भाषण को सुनिए, गौर से सुनेंगे आप, तो उसमें उन्होंने कहा था, 22 अगस्त की वो दिन है, उन्होंने वो कहा कि घुसपैठियों के लिए कुछ भी करेगी कांग्रेस, राजद, सतर्क रहें बिहार के लोग, हम डाका नहीं डालने देंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बातों को सुनते हैं और जब डेटा को देखते हैं, तो ये दोनों ही बहुत अलग-अलग दिखते हैं। यूपीए सरकार में ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि 88,000 से ज़्यादा लोगों को हमने डिपोर्ट किया, मतलब यहाँ से अवैध लोगों को उनके देश वापस भेजा। लेकिन केंद्र सरकार ने जो खुद ही डेटा जारी किया 2018-19 का डेटा, उसमें कहा गया कि 3,331 लोगों को हमने देश से बाहर भेजा। अब एसआईआर का जो डेटा है, अब देखें कि 47 लाख से ज़्यादा लोग बिहार में आपने उनको बाहर किया, बहुत सारे लोगों को बंगाल में बाहर किया। मान लीजिए कि उनमें से आधे लोग डेड लोग थे और उसमें से कुछ लोग फर्जी थे। 1-1 लाख लोग ये मानते हैं कि अ, डुप्लीकेट या डेड नहीं थे। तो उस 1-1 लाख एक सामान्य आंकड़ा मान के चलते हैं, तो क्या आपके पास 1 लाख का भी आंकड़ा नहीं है जिसे आपने डिटेक्ट किया, डिपोर्ट किया और डिलीट करके रिपोर्ट किया? ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। अब ऐसे ही इसी आंकड़े को मतलब ठीक से अगर हम देखते हैं, तो हमें एक तरह का पैटर्न समझ में आता है कि क्या सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलकर किसी जाति विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ, ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं, उन्होंने अमर्त्य सेन का वोट काट दिया। नोबेल लॉरेट जो रहते हैं, उनका वोट काटा, वो बताइए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, उनके वोट काटे गए। ये सब भी काफ़ी कुछ हुआ। और फिर जो है आप, मतलब, और जिस तरह से उसका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपने बताया, और पीडीएफ जारी की, जो पीडीएफ में सर्चेबल नहीं थी, ये सब भी आप, सीबीएसई का जो सॉफ्टवेयर और इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर में बहुत अधिक फ़र्क नहीं है। क्योंकि जैसे कि राहुल गांधी ने भी बताया था कि कैसे ब्राज़ील की कोई औरत है, जो मॉडल है, वो पता नहीं 200 जगह पे या कितनी जगह पे वो दिखलाई पड़ रही थी। इतने सारे लोग हैं जिनको मरा बता दिया गया था उसमें, और वो जिंदा लोग पेश किए गए थे कि सबके सामने। अब चुनाव आयोग ने किसी भी बात पे बजाय शर्मिंदा होने के, गलती मानने के, माफ़ी मांगने के, लोगों लोगों के साथ उन्होंने उन्होंने भी अपने तरह से बुलडोज़र चलाया लोगों के ऊपर। और वो सबको पता है कि उसको उसकी 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 दिशा उसकी दिशा क्या है, या उसके किस नतीजे की तरफ उसको वो लेके जाना चाहते हैं। उम्मीद लोग ये करते थे कि शायद अदालतों में जो है जाके बात सुनवाई होगी और उसको उसको देखा जाएगा। तो जैसा कि योगेंद्र की अब बात सुन सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये अब जो है वो सरकार चुनेगी कि उसको आपका वोट चाहिए, तो आप वोटर हैं कि नहीं है, वो तय करेगी ये। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। तो ये उस तरह की प्रक्रिया है जहाँ पे लोकतंत्र को हम एक तरह से बिल्कुल मजाक में बदल दिया जा रहा है, और फिर उससे जाहिर तौर पे एक तरह का बहुत वो जो आउटकम है वो फैक्टर इन कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे छेड़छाड़ है। अगर हम किसी जगह पे, जैसे कि हम ये देखते हैं कि बिहार और बंगाल में
कितना मार्जिन था से चुनाव जीते हारे गए और कितने नाम काटे गए। तो अगर काटे गए नामों की संख्या ज़्यादा थी उस मार्जिन से, तो साफ तौर पे झलकता है कि आपने ये कितनी ये जो पूरी कार्रवाई की गई, ये कितनी लोकतंत्र के खिलाफ थी। इसका इसका मतलब साफ-साफ दिखलाई पड़ता है कि आपने दरअसल वहाँ के नतीजों को फिक्स करने की कोशिश की। ये एक तरफ से हमें इस तरफ भी लीड करता है कि सिस्टम जो है, तंत्र जो है, वो या तो विपक्ष को या कानूनी जो चीज़ें हैं, उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। जब आप राहुल गांधी जब कोई बड़ा वीडियो बनाकर एक्सपोज़ कर रहे हैं कुछ भी, तो उनको उतना सीरियसली मीडिया कवरेज भी नहीं मिल रहा है और उतनी अच्छी तरह के तरीके से उनको सुना भी नहीं जा रहा है, उन्हें बचकाना बता दिया जा रहा है, पप्पू बता दिया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की बातों को, चाहे वो पानी पीने की बात कर रहे हों या फिर कोई और बात कर रहे हों, बड़ी सीरियसली मतलब उस पे डिबेट चल रहा है, मेलोडी, चॉकलेट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, उसका इतिहास क्या है, झालमुड़ी का इतिहास क्या है, ये बताया जा रहा है। लेकिन असली मुद्दों से किसी तरह से हमें भटकाया जाता है। तो वो एक ज़ाहिर तौर पे ये विपक्ष की भी का भी संकट है कि वो इस पूरे मामले में उनके पास कोई बहुत एक खट्टी रणनीति नहीं थी। राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई पर वो अभियान और आंदोलन में उस तरह से नहीं बदल पाई। कुछ अपनी पार्टी के कारण और कुछ बाकी इंडिया के बाकी गठबंधन के दूसरे लोगों के कारण कि वो सब इकट्ठे होके इस पे नहीं आए। जैसे कि पराकला पूछते हैं कि भई अगर आप वोट चोरी की बात कह रहे हैं तो फिर आप चुनाव में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? तो ये भी एक तरह इससे ये एक नैतिक सवाल है, पर इसका कोई जवाब निकाल नहीं पाए या तो वो भी एक बात है कि इसको 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 लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है पार्टियों की अप्रोच क्या है इस बात को लेकर, ये भी इस बात का सवाल साफ-साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात शायद ये भी है कि ये इसको लेकर हमें कोई मतलब देश के लोगों को बहुत अधिक फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिखलाई पड़ रहा है ये मोटे तौर पे दिखलाई पड़ रहा है क्योंकि हम अगर सचमुच चिंतित हैं इसके बारे में कि लोगों के वोट छीने जा रहे हैं और लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं उसके लिए, तो ज़ाहिर तौर पे हम मान सकते हैं कि हाँ, हम लोग ही हमारे देश के लोग ही शायद बहुत अधिक उदासीन होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के प्रति जो लोग जो लोग एक तरह से किनारे में हैं या जो जो हाशिए पे खड़े हुए हैं, वो लोग जो हैं उनके लिए। और शायद हम लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि मुझे इस बात पे आश्चर्य है कि कैसे 1.5 लाख पंचायतों के जैसे मनरेगा का जो पूरा बदला गया, तो पंचायतों के वो अधिकार ले लिए गए कि आप उनकी जो ऑटोनॉमी होती है कि आप तय कर सकते हैं कि आपको स्थानीय स्तर पे जो विकास चाहिए उसके लिए बजट मिलेगा, आप उसके ज़रिए अपना स्थानीय काम करवा सकते हैं। पर जैसे ही वो हुँ। शक्ति आपने ले ली 1.5 लाख पंचायतों से, तो कुछ पंचायतों को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है इस बात का? तो हमारे भीतर ही क्या शायद ये आग की कमी है या हम इस बात को सोच समझ नहीं पा रहे हैं या मतलब हम क्या जैसे कि इस साल के जो 12वीं के जो बच्चों के एग्ज़ाम के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं काफ़ी सारी संख्या में लोगों ने शिकायतें की हैं उन कॉपीज़ को लेकर और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान अभी तक अपने पद पे बने हुए हैं और अभी तक वो इस्तीफ़ा देने के बाद में बात है। हालाँकि उन्होंने कल ज़िम्मेदारी ले ली इस बात की और वो अब किसी फ़ौज-वौज से उस पे पर्चे बँटवाने की बात कर रहे हैं, जो कि वो भी उतनी बेवकूफ़ी भरी लग रही है मुझे तो। पर हम क्या ये सोच के चुप हो जाएँ कि ये जो 12वीं वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं इसलिए इसलिए इनके साथ होने दो जो हो रहा है। तो देश ऐसे चलते नहीं है, देश चलने के सबके बारे में सबको सोचना पड़ता है, इकट्ठे होके सोचना पड़ता है और वो दिखलाई पड़ रहा है कि इसमें ऐसा नहीं हुआ। हम हर एक-एक राज्य को लेकर जब जा रहे हैं तो देखते हैं कि एक विपक्ष के एक दल जो है दूसरे दल को लेकर समर्थन में नहीं खड़ा खड़ा नहीं होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। उनके पास कोई रणनीति नहीं है इसको लेकर इससे लड़ने की भी, सिवाय इसके कि ये कहना कि ये वोट चोरी है। वोट चोरी तो स्थापित हो गई। एसआईआर की कार्रवाई की भी जो उसकी ज़्यादतियाँ भी, उसकी क्रूरताएँ भी, वो भी स्थापित हो गई और उससे लड़ेंगे कैसे, उसको आगे कैसे लेकर जाएँगे, तो उसमें सिर्फ़ बुरा कह के तो नहीं हो सकता, उसके लिए आगे कुछ करना पड़ेगा। लड़ाई के लिए फिर कोई एक रणनीति बनानी पड़ेगी, लोगों को उसके उतरना पड़ेगा, उनको अगर अपने हक की अपने हकों का जो है सुरक्षा देनी है तो। नहीं तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये फिर चीज़ें फिसलती चली जाती हैं और मुझे लगता है कि इसमें से कोई सकारात्मक चीज़ निकल कर आनी चाहिए जैसे जिस हिसाब से। हाँ, क्योंकि हम लोग अब ज़िक्र करते हैं थोड़ा-सा चूँकि डिपोर्ट करने की बात होती है एसआईआर के तहत, अभी कुछ दिनों पहले का ही मामला है, मई का ही मामला है।
कुछ लोगों को ज़बरदस्ती जिन्हें बांग्लादेश भेजा गया था, सेंटर ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम उन्हें वापस लाएँगे। तो एक तरह का डाउट पैदा करता है सरकार के काम के बीच में। वो कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। आप कुछ भी कर दे रहे हैं, बिना जानकारी के कर दे रहे हैं, या आपको आइडिया नहीं मिल रहा है इस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से एक 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 इनकी सरकार हुँ, की हुँ। कॉम्पिटेंस को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं हर किसी के स्तर पे, चाहे वो मेरे वोट को लेकर हो, चाहे वो नोट को लेकर हो कि जहाँ पे अब रुपया जो है रोड़ा करा है तो भैया आप क्या कर रहे हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। तेल के दाम पहले आपने बोला था कि नहीं बढ़ाएँगे, पर आप बढ़ा रहे हैं, 10 दिन में 4 बार बढ़ा दिए दाम आपने। जब आप उसका फ़ायदा उठा रहे थे तब आपने वो मार्जिन्स लोगों तक पास ऑन नहीं किए थे। अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो आप उसका भार लोगों की तरफ डाल रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि सीबीएसई का एग्ज़ाम भी देख लीजिए, नीट वाले एग्ज़ाम देख लीजिए, अभी सीयूईटी को लेकर सवाल मैं देख रहा था कि कई सारे इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो हर स्तर पे जहाँ-जहाँ भी हम देखेंगे तो वहाँ पे सरकार की जो इनकम्पिटेंस है, वो अपने आप में स्थापित है। वो उसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो उसमें स्थापित नहीं। दूसरा कि आप इतने एरोगेंट किस बात पे हैं कि ये आप, क्योंकि एक इस सरकार ने एक और जो चीज़ की कि लोगों से बात करना, प्रेस से बात करना बंद कर दिया। प्रेस ने भी सवाल पूछने बंद कर दिए, जो जिस मीडिया इंडस्ट्री के बारे में आप बात कर रहे थे। तो मीडिया इंडस्ट्री भी एकदम लल्लो-चप्पो करने के अलावा कोई काम नहीं करती। वो भी वही बोलती है जो उनको जो ब्रीफ आता है। ये सबको पता है इसके बारे में कि सारे सारे एंकर एक ही ट्वीट क्यों कर रहे होते हैं और सारे एंकर एक ही तरह की बात, एक ही, और कैसे वो हर बात पे विपक्षी दलों को ही कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं, वो सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा खड़ा करते हुए नहीं दिखलाई पड़ते। तो ये दिखता है साफ-साफ कि मीडिया है, सरकारी संस्थान है, सत्तारूढ़ पार्टी है, अ, हिंदू खतरे में है, रहता ही है हमेशा, जो है बहुसंख्य होने के बावजूद इस देश में। और उसके बाद जो है चुनाव आयोग को भी हम देख सकते हैं। और अब जो सबसे जो खतरनाक बात है, जो कि लोगों को उम्मीदें होती हैं कि एक जगह से शायद उनको इंसाफ मिलेगा, जब कहीं से नहीं मिल रहा है, तो वो उम्मीद भी अब जो है घटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि और वो सिर्फ़ उसका कारण कल का फैसला नहीं है जो एसआईआर वाला फैसला है। कई सारे फैसले हैं जिनको जिनको लेकर हम देख सकते हैं कि जो जहाँ पे हमने लोगों का हक या सच की तरफ खड़ा होता हुआ अदालत जो है नहीं दिखलाई पड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरी एसआईआर प्रक्रिया को हम देखते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे आसपास घूम मंडराते रहता है। सवाल ये कि सरकार एसआईआर उन जगहों पे करवाती है, जहाँ-जहाँ चुनाव होता है। नहीं, वो सब जगह 3 करवाएगी, वो कोई बात नहीं, मतलब ये काम उनको करवाना चाहिए। ये कोई इसमें वोटिंग लिस्ट को आपको उसका परिशोधन करना है, कोई वो कोई गलत बात नहीं है। जिस हुँ, तरीके से किया गया, जिस तरीके से उसमें नाम काटे गए, जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया गया, जिस तरह लोगों की तकलीफ़ें बढ़ाई गईं, जिसके दौरान एंग्ज़ायटी पैदा की गई, वो तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि आपका काम लोगों को क्योंकि सारे पूर्व चुनाव आयुक्त जो हैं लगातार इस बारे में कहते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो अ अशोक लवासा हों या एसवाई कुरैशी हों। ये सब लोग सवाल उठाते रहेंगे, आपका ये तरीका ठीक नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कि वो भी वही इसी पद पे बैठे हुए थे जहाँ पे ये साहब बैठे हैं अपने। और तो उसके बाद भी ये सब जो चल रहा है, तो इसका मेरे ख्याल से यही होगा कि कोई रास्ता निकलेगा अंततः, ऐसा ऐसा हमेशा। क्योंकि ये जो व्यवस्था इस तरह से जब होती है, तो ये ज़ाहिर तौर पर ये हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। अगर हमारे देश को एक रहना है और उसको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो ये तरीका इस तरीके से नहीं चल सकती वो। तो ये शायद सबसे ज़्यादा समझने की बात है। कई बार कई ऐसा ऐसे दौर होते हैं जब जब सरकार को और निज़ाम को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो, तो उसको लगता है कि वो ऐसा कुछ करके चला सकते हैं सरकार, पर वो नहीं चलती। अभी हमने भारत के बाहर कई ऐसे देशों में देखा जहाँ पर इस तरह की सनातन नेता सरकार बना के बैठे हुए थे, पर वो भी उनको भी जाना पड़ा। तो वो सवाल, और इसलिए जाना जाना पड़ा क्योंकि वो व्यवस्थाएँ वापस लोग अपनी जगह, लोग अपनी आवाज़ को रिक्लेम कर लेते हैं, और वो यहाँ भी शायद करेंगे, ऐसा लगता है। तो इस बातचीत को अब हम यहाँ पर रोकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हर कारा में शोर कम रोशनी ज़्यादा।
और ये एक्सप्लेनर्स की हमने नई चीज़ शुरू की है, जहाँ पर हम बताना चाहते हैं कोई चीज़ जो इसमें ट्रेंडिंग है, जो जिसके बारे में जो जो मुद्दा गर्म है, उसको लेकर हम उसकी जानकारी आप तक दे सकें, उसके बारे में थोड़ा-सा उसका अर्थ समझने की कोशिश कर सकें। ख़ास तौर पर उसका मतलब हम हिंदी भाषी लोगों के लिए क्या है और उसके विमर्श को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें। तो मेरे ख़्याल से इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया दर्शकों, और विश्वजीत आपका भी। और अगर आपको ये बातचीत ठीक लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सोचिए, और आपको लगता है कि हमें एक्सप्लेनर्स में कुछ और भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो आपको लगता है ज़रूरी है, तो हमको भेजिए। विश्वजीत इस पर इस शोध अनुसंधान करते हैं, हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है और उसको लेकर फिर हम और ज़्यादा उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।